My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो में हम सभी लोग वर्गीकृत आंकड़ों के लिए चतुर्थांक विचलन की गणना कैसे करेंगे इसके बारे में देखेंगे। हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा के लिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए चतुर्थांक विचलन की गणना करने के क्या सूत्र हैं, क्या फॉर्मूले हैं और कैसे करेंगे, इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा या वर्गीकृत आंकड़ों के लिए चतुर्थांक विचलन की गणना कैसे की जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए चतुर्थांक विचलन की गणना करने के लिए जैसे जो अवर्गीकृत आंकड़े थे या अनग्रुप्ड डेटा थे वहां पे फॉर्मूला था, तो यहां पर भी फॉर्मूला है, कुछ स्टेप्स हैं, उसके द्वारा हम जो है उसकी गणना कर सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की। सबसे पहले क्या करना है कि आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित समंकों से चतुर्थांक विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें Q1 की गणना करनी पड़ेगी, अर्थात फर्स्ट क्वार्टाइल की। हमने अनुग्रुप में भी वही किया था। फिर हमें थर्ड क्वार्टाइल की गणना करनी पड़ेगी या तृतीय चतुर्थांक गणना करनी पड़ेगी और उसके उपरांत हम Q की गणना कर सकते हैं। जो अनुग्रुप में हमने फॉर्मूला लगाया था Q का, दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी काम करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, Q1 की गणना करिए, फिर Q3 की गणना कीजिए और उसके बाद Q की गणना आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो Q1 और Q3 की गणना करनी है उसके लिए कुछ फार्मूले हैं, सूत्र है, उसको आप नोट कर लीजिए। पहला, फॉर Q1 या फर्स्ट क्वार्टाइल वो फार्मूला है L प्लस N बाई 4 माइनस CFB डिवाइडेड बाई F इंटू IA। आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है फॉर्मूला। यहां पर L क्या है, L होगा उस वर्ग की वास्तविक या निम्न सीमा जिसमें प्रथम चतुर्थांश स्थित है, अर्थात लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। N क्या है, N है कुल प्राप्तांकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। CFB क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो। ध्यान दीजिए, CFB क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो, अर्थात जो प्रथम चतुर्थांश वर्ग है या फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास है उसके जस्ट नीचे वाले जो क्लास में क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या संचयी आवृत्ति है। F जो है, F है प्रथम चतुर्थांश वर्ग की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, और I जो है वो क्लास इंटरवल है या वर्ग विस्तार है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए जो फॉर्मूला है आपकी स्क्रीन पर Q इक्वल टू L प्लस N बाई 4 माइनस CFB डिवाइड बाई F इंटू I। और इसके बाद जो है Q3 की गणना करने के लिए जो फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर, इसको आप नोट कर लीजिए। Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L प्लस 3N बाई 4 माइनस CFB डिवाइडेड बाई F इंटू I। सब कुछ सेम है, एज इट इज है। L क्या है, उस वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा जिसमें थर्ड क्वार्टाइल या तृतीय चतुर्थांक वर्ग स्थित है। तो जिसमें थर्ड क्वार्टाइल या तृतीय चतुर्थांश स्थित होगा उसका जो लोअर लिमिट होगा वो होगा L। N क्या है, कुल प्राप्तांकों की संख्या है। CFB क्या है, तृतीय चतुर्थांश वर्ग से नीचे के वर्ग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति। F है तृतीय चतुर्थांश वर्ग की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्वार्टाइल क्लास, और I क्या है, वो है वर्ग विस्तार या क्लास इंटरवल। और जब हम Q3 और Q1 की गणना कर लेंगे तो हमारे पास Q की फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन को ज्ञात करने का, वो क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और आसानी से हम क्वार्टाइल डेविएशन की गणना कर सकते हैं। इसको हम अभ्यास के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम
ग्रुप डेटा के लिए क्वार्टाइल डिवीजन की गणना करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है कि छात्रों के एक समूह द्वारा गणित परीक्षा में प्राप्त अंकों का आवृत्ति वितरण नीचे दिया गया है। दिए गए आवृत्ति वितरण के लिए चतुर्थांक विचलन की गणना कीजिए। और स्कोर्स है, देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी गई है और क्लास दिया गया है वो आपकी स्क्रीन पर है। 10 से 19 के लिए 1, 20 से 29 के लिए 2, 30 से 39 के लिए 7, 40 से 49 के लिए 12, 50 से 59 के लिए 23, 60 से 69 के लिए 25, 70 से 79 के लिए 18, 80 से 89 के लिए 10 और 90 से 99 के लिए 2 दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करना है कि हमें Q1 की गणना करनी है। तो Q1 की गणना करनी हो या Q3 की गणना करनी हो, हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। उस सारणी में सबसे पहले जो हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, वो दिया है वर्ग या क्लास, उसको लिखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक नया कॉलम हम बनाएंगे। तो वर्ग क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है, जो फॉर्मूला हमने लिया है, जिस फॉर्मूले का के बारे में हमने आपको बताया है ऊपर, उस फॉर्मूले में ध्यान देना है कि हमें नीचे से ऊपर क्लास को लेकर चलना है। था 10 से 19 नीचे होगा, उसके ऊपर 20 से 29, उसके ऊपर 30 से 39 और जो 90 से 99 होगा वो सबसे ऊपर होगा। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि नीचे से ऊपर हम चलेंगे, वर्ग या क्लास को लेंगे। 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, 40 से 49, इस तरह हम ऊपर बढ़ेंगे। यदि आप ऊपर 10 से 19 लिख दोगे तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फिर आपका जो है आंसर वो गलत आ सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक सारणी बनानी है। और सारणी में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, वर्ग दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, उसको हम नोट कर लेंगे प्रश्न से, प्रश्न में ही दिया हुआ है। अब जो फ्रीक्वेंसी दी गई, इसको टोटल को हम काउंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा n। यहाँ पे आप काउंट करेंगे 2 और 10, 12 और 18, इस पूरा काउंट करने पे आएगा आपका 100, अर्थात यहाँ पे n क्या है, 100 है। इसको पूरी फ्रीक्वेंसी को आप जोड़िएगा तो 100 आएगा। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की गणना करनी है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की गणना कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा तो यहाँ 3 रख देंगे, 3 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ 10 आएगा तो यहाँ 10 लिख देंगे, 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22 आएगा तो 22 लिख देंगे, 22 में 23 जोड़ेंगे 45 आएगा तो 45 यहाँ लिखिए। फिर 45 में आप 25 को जोड़ेंगे तो 70 आएगा तो 70 यहाँ लिखिए। 70 में 18 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे तो 88 आएगा, 88 में 10 जोड़िए तो 98 आएगा, 98 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। तो इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की गणना करके उसको हम अपनी सारणी में लिख लेंगे। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी स्क्रीन पर देखिए आ गया है। अब हमारे पास वर्ग है, फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, n मीन्स n = 100 है। ये सब कुछ हमको दिया गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, Q1 की गणना करेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल की गणना करेंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल की गणना करने के लिए हम देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वार्टाइल है या प्रथम चतुर्थांक है वह किस वर्ग में स्थित हो सकता है। तो किस वर्ग में स्थित होगा, चूंकि यहाँ पे n कितना है, n है 100, तो n को हम ये 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो n/4 आएगा 25 या 25। तो जो 25वीं संचयी आवृत्ति है वो कहाँ पे होगी, 25वीं संचयी आवृत्ति यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे संचयी आवृत्ति कितनी है, 45। इसके नीचे 22 तक ही है, इसके ऊपर 45 तक है, तो जो 25 होगा वो इस वर्ग में स्थित होगा। तो इस तरह से जो 50 to 59 क्लास है ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास है, प्रथम चतुर्थांक वर्ग कहलाएगा। तो प्रथम चतुर्थांक वर्ग क्या हो गया, 50 से लेकर के 59 वाला जो वर्ग है, जिसकी आवृत्ति 23 है, जिसकी संचयी आवृत्ति 45 है, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास हो गया। क्यों, क्योंकि n/4 जो है 25वीं संचयी आवृत्ति जो है वो 50 से 59 वाले वर्ग में स्थित होगी। अब हमारे पास फॉर्मूला है Qn = L + n/4 - CFB / F × I। आप फार्मूले में वैल्यूज को पुट कीजिए। n का मान हमें पता है 100। L क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास की जो लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट क्या होगा, यहाँ पे देखिए 50 से 59 है, तो 50 में जो 0.5 को हम माइनस करेंगे तो उसकी लोअर लिमिट आ जाएगी। तो 50 में 0.5 माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा 49.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो मीन्स जो प्रथम चतुर्थांक वर्ग उसके ठीक नीचे की जो संचयी आवृत्ति वो क्या है, 22, तो इसकी वैल्यू 22 हो जाएगी। एफ क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी 23 है, तो 23 यहाँ हो जाएगी। आई क्या है, आप किसी में से 99 में से 89 को माइनस कीजिए, 79 में से 69 को माइनस कीजिए, 90 में से 80 माइनस कीजिए, सभी में वैल्यू आएगी 10। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। तो सारी वैल्यूज हमको पता चल गई। अब हमें क्या करना है, सारे वैल्यूज को हमें फॉर्मूले में पुट करना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो आप वैल्यूज को पुट कीजिए, Q1 = 49.5 + 100/4 - 22 / 23 × 10, और इसको सॉल्व हम करेंगे तो 49.5 100 को 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा। 25 में से 22 हम
जो है 25 में से हम क्या करेंगे 22 घटाएंगे तो 3 आएगा और 3/23 गुणे 10 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो Q1 की वैल्यू आएगी 49.5 प्लस 1.30, इसको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 15.8। इस तरह से Q1 की वैल्यू क्या आ गई 50.8। हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें एक सारणी बनानी है, टेबल बनाना है, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखना है, उसका फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए सारे वैल्यूज को पुट कर देना और Q1 की वैल्यू हम आ जाएगी जब हम उसको सॉल्व कर देंगे। और इसी तरह से हम आसानी से Q3 की भी गणना कर सकते हैं। अब Q3 में सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि Q3 का जो तृतीय चतुर्थांक वर्ग कौन सा होगा। तृतीय चतुर्थांक वर्ग कौन सा होना चाहिए, चूंकि यहाँ पे n है 100 तो 3n/4 जो होगा वो तृतीय चतुर्थांक वर्ग होगा। तो 3n/4 मीन्स 300/4। ये आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 75। तो 75वीं जो आवृत्ति है संचयी आवृत्ति, वह जिस वर्ग में स्थित होगी वही हमारा क्या कहलाएगा तृतीय चतुर्थांक वर्ग या थर्ड क्वार्टाइल क्लास कहलाएगा। इस केस में आप देखेंगे 3n/4 की वैल्यू क्या आ रही है 75 आ रही है। तो 75वीं संचयी आवृत्ति किस में होगी, यहाँ पे होगी 70 से 79, 70 to 79 वाले में, क्योंकि इसके नीचे जो है 70 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर है 88 हमारी वैल्यू है 75। तो 75 या 75वीं संचयी आवृत्ति किस में होगी 70 से 79 या 70 to 79 क्लास में होगी। तो यह क्लास क्या कहलाएगा थर्ड क्वार्टाइल क्लास या तृतीय चतुर्थांक वर्ग कहलाएगा। अब हमारे पास फार्मूला है Q3 = L + 3n/4 - CFB × F × I। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। L + 3n/4 - CFB / F × I। L क्या होगा, जो तृतीय चतुर्थांक वर्ग है इसकी निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या होगी, 70 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 69.5। तो वो हो जाएगा। n हमारे पास 100 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो तो 88 के नीचे वाला क्या है 70 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 70 हो जाएगा। F कितना है, यहाँ पे F 18 है 70 से 79 वाले वर्ग का, तो 18 हो जाएगा। और I की वैल्यू हमने निकाला, ये I क्या है 10 है। तो इस तरह से सारे वैल्यूज हमको पता चल गई। आप सारे वैल्यूज को फार्मूले में पुट कीजिए तो हो जाएगा 69.5 + 3 × 100/4 - 70/18 × 10। इसको सॉल्व करिएगा आप तो आएगा 69.5 + 5/18 × 10। और इसको सॉल्व करेंगे तो 69.5 + 2.78 और अंत में हमारी वैल्यू जो है Q3 की आ जाएगी 72.28 या 72.28। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, Q3 की वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई। अब हम Q की गणना आसानी से कर सकते हैं क्योंकि Q1 की वैल्यू आ गई है 50.8 और Q3 की वैल्यू आ गई 72.28। तो क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला हमें पता है, क्वार्टाइल डिवीजन = Q3 - Q1 / 2। वैल्यूज को आप पुट कीजिए और आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। 72.28 - 50.8 / 2। 72.28 में से 50.8 घटाएंगे आप, माइनस करेंगे तो 21.48 आएगा। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 10.74। तो ये 10.74 क्या है, क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू है। ये हमारा उत्तर है, आंसर है। तो इस तरह से हम आसानी से क्वार्टाइल डिवीजन की गणना फॉर ग्रुप डेटा के लिए कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं और उसके द्वारा भी हम यह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि क्वार्टाइल डिवीजन की गणना आप कैसे कर सकते हैं। ये उदाहरण देखिए आप, इसमें कह रहा है कि 100 अंकों के एक भाषा योग्यता परीक्षण में 25 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। एक उपयुक्त वर्ग अंतराल लेकर एक आवृत्ति वितरण सारणी बनाइए और चतुर्थक विचलन ज्ञात कीजिए। The scores of 25 students in a language ability test of 100 marks are given below. Taking a suitable class interval, prepare a frequency distribution table and find out quartile division. और ये आपके पास स्कोर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें देखिए जो डेटा दिया है वो अनग्रुप्ड दिया है, इसको हमें ग्रुप्ड करना है। अर्थात जो आंकड़े हैं वो सबसे पहले वो ग्रुप्ड नहीं है, वर्गीकृत नहीं है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि इस आंकड़ों को आप सबसे पहले इसके आधार पे क्लास इंटरवल लीजिए और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। अर्थात हमें इसको जो है आंकड़ों को वर्गीकृत रूप में या वर्ग के रूप में या ग्रुप डेटा के रूप में परिवर्तित करना होगा सबसे पहले। और उसके बाद जो फार्मूला हमारे पास है उसके द्वारा हम इसकी गणना आसानी से कर सकते हैं Q की या क्वार्टाइल डिवीजन की। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो क्या होगा, इसमें ये जो डेटा दिया हुआ है, ये जो स्कोर्स दिए गए हैं, इस स्कोर्स को हमें एक टेबल के फॉर्म में लाना, क्लास के फॉर्म में लाना। अब हमें क्या करना है कि ये जो इस डेटा दिए हैं इसमें से सबसे पहले हम देख लें कि इसकी रेंज क्या है, इसकी प्रसार क्या है। तो रेंज या प्रसार देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फार्मूला हम जानते हैं कि रेंज = क्या होता है, मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर +1।
तो यहाँ मैक्सिमम स्कोर हमें देखना पड़ेगा कि ये पूरे डेटा में मैक्सिमम स्कोर क्या है। तो इसमें पूरे डेटा में मैक्सिमम स्कोर है 88 और जो मिनिमम स्कोर है वो क्या होगा, इसमें 12 है। तो हम रेंज की गणना आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम स्कोर क्या है 88 और मिनिमम स्कोर है 12। तो रेंज क्या हो जाएगा 88 - 12 + 1 अर्थात 77 यहाँ पे हमारा रेंज आ जा रहा है। 77 रेंज है, अर्थात जो फैलाव है पूरे प्राप्तांकों का 77 है। अब ये 77 फैलाव है, प्रसार है, और हम 10 का इंटरवल ले लेंगे तो 10 × 70 10 × 80 कुल 8 क्लास या 8 वर्ग बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लास इंटरवल कितने का लेंगे, 10 का क्लास इंटरवल ले लेते हैं और 10 का क्लास इंटरवल लेने पे हमारे पास कुल जो वर्ग लगभग 8 वर्ग बनेंगे। तो चूंकि प्रसार का मान क्या है 77 है, इसलिए 10 वर्ग अंतर या क्लास इंटरवल के वर्गों का निर्माण हम आसानी से कर सकते हैं। कोई नियम नहीं, अब 10 की जगह 5 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे सुविधा के लिए 10 वर्गांतर या क्लास इंटरवल लेते हैं। और चूंकि न्यूनतम प्राप्तांक कितना है हमारा 12 है, तो 12 है, तो इसलिए हम 10 से लेकर के 20 इस तरह से हम जो है पहला क्लास ले सकते हैं। न्यूनतम जो प्रथम वर्ग जो लेंगे वो 10 से 20 का ले सकते हैं, 10 से उसको हम प्रारंभ कर सकते हैं। तो न्यूनतम प्राप्तांक 12 है, इसलिए हम प्रथम वर्ग को हम 10 से प्रारंभ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्लियर क्या हो गया कि हमें जो क्लास इंटरवल लेना है वो कितने का लेना है। क्लास इंटरवल हम लेने जा रहे हैं 10 का, और चूंकि 12 सबसे लोएस्ट स्कोर, इसलिए हम जो प्रथम वर्ग को प्रारंभ करेंगे वो 10 से प्रारंभ करेंगे। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे प्राप्तांकों के आधार पे। अब क्या करना है, वर्ग हमने डिसाइड कर लिया कि जो मिनिमम होगा वो क्या होगा 10 होगा। तो हमने वर्ग लिख लिया 10 से 19, ध्यान दीजिए 10 से 19, फिर 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79 और 80 से 89, ये सारे वर्ग हमने डिसाइड करके लिख लिए। चूंकि हाईएस्ट स्कोर हमारा क्या था, हाईएस्ट स्कोर हमारा था 88, इसलिए 80 से 89 में हाईएस्ट आ जाएगा, और लोवेस्ट स्कोर हमारा था 12, इसलिए हमें 10 से 19 का हमने क्लास लिया, सबसे कम वाला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आई हमने पहले ही डिसाइड कर लिया 10 है। अब हमें जो जितने भी स्कोर्स दिए गए हैं उसके आधार पर एक टैली मार्क लगाना पड़ेगा, और टैली मार्क के द्वारा ही हम फ्रीक्वेंसी को डिसाइड कर पाएंगे। जैसे पहला है 30, तो 30 किस में आएगा, 30 39 में आएगा, इसमें 1 लगा दीजिए आप। फिर दूसरा है 38, तो ये इसी में आएगा। तीसरा है 12, तो 12 इसमें आएगा। चौथा है 60, तो 60 आप इसमें लगाइए। फिर 41 है तो यहाँ लगाइए। फिर 66 है तो इसमें लगाइए। फिर 17 है तो इसमें लगाइए। 36 है तो 36 इसमें आएगा, इसमें लगाइए। 47 है तो 47 यहाँ लगा दीजिए। 50 है तो 50 इसमें आएगा, लगाइए। 24 आप इस तरह से लगा सकते हैं। 65 है तो 65 यहाँ आ जाएगा। 72 है तो इसमें आएगा। 27 है तो आपका इसमें आएगा। 74 है तो आपका इसमें आएगा। 46 है तो 46 40 49 में आएगा। 88 है तो सबसे ऊपर वाले में आएगा। 62 है तो 60 से 69 में आएगा। 76 है तो ये यहाँ पे 70 से 79 में आ जाएगा। 86 है तो सबसे ऊपर 80 से 89 में आएगा। 48 है तो 40 से 49 में आ जाएगा। 39 है 39 है तो ये आ जाएगा हमारा 30 से 39 में आ गया। 56 है तो ये किस में आ जाएगा, 50 से 59 में आ गया। 57 है तो 57 हमारा किस में आ जाएगा, 50 से 59 में आ जाएगा। 37 है तो हमारा 37 किस में आ जाएगा, 30 से 39 में आएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है सारे टैली मार्क्स लग गए हैं। अब इसके आधार पर जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी आवृत्ति है, उसको हम आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या है, आप टैली मार्क के आधार पर देखिए, टैली मार्क्स आपने लगाया है तो उसके आधार पर जो आवृत्ति है इसकी क्या है, यहाँ पे देखिए इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 2 है और इसकी 2 है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। सबसे बड़ा जो काम हमें करना था वो यही करना था इस प्रश्न में कि जो हमारे अनग्रुप्ड डेटा थे, जो प्राप्तांक थे, उन प्राप्तांकों के आधार पर एक वर्ग डिसाइड करना, और वर्ग डिसाइड करने के बाद टैली मार्क्स लगा करके फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति डिसाइड करना, और उसके बाद जो कार्य करना है वो हमें पूर्व प्रश्न के अनुसार ही करना। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, इसका 2 और 2 दूनी 4, 4 5 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 2 25। तो इसका मतलब यन क्या है 25 है, और इस तरह से हम जो है संचयी आवृत्ति की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो संचयी आवृत्ति गणना हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें जो कुछ भी करना है वो क्या करना है, अगले प्रश्न, जो पिछला प्रश्न था हमारा, उसी के अनुसार हमें सॉल्व कर देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम Q1 की गणना करेंगे। चूंकि यहाँ पे n कितना है 25 है, इसलिए n/4 की वैल्यू आएगी 6.25, और जो 6.25 है वो किस में होगा, ये
30 से 39 वाले वर्ग में स्थित होगा, इसलिए 30 से 39 वाला जो वर्ग है हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा। और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है Q1 = L + N/4 - CFB/F × I, इस फार्मूले के आधार पे हम जो Q1 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे L क्या होगा, L देखिए 29.5 होगा, 30 का जो है लोवेस्ट स्कोर है। तो वैल्यूज को आप पुट कीजिए, 25 - 4 - CFB क्या है, इसके नीचे वाला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो क्या दिया हुआ है 4 दिया है, बाई F, यहाँ पे F है 5 दिया हुआ है, इंटू I का मान 10। इसको सारे वैल्यूज को हमने पुट किया और उसको सॉल्व करेंगे आप, तो Q1 = 29.5 प्लस 6.25 - 4/5 × 10, इसको पूरा आप कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आपका लास्ट में जो Q1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 29.5 + 4.5, और इस तरह से अंत में Q1 की वैल्यू आ जाएगी 34। तो Q1 की वैल्यू हो गई। और इसी तरह से हम Q3 की वैल्यू भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। Q3 के लिए यहाँ पे देखेंगे 3n/4 क्या होगा, 3 × 25/4 अर्थात इसकी वैल्यू आएगी 18.75। तो 18.75वीं जो संचयी आवृत्ति है वो किसमें स्थित है, 60 से 69 वाले वर्ग में स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, थर्ड क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा। और जब थर्ड क्वार्टाइल क्लास को हमने पहचान कर ली है तो उसके आधार पर हम L की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। L क्या हो जाएगा, 59.5 हो जाएगा, इसकी लोअर लिमिट। CFB क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, F हो जाएगा 4, I की वैल्यू हमारे पास है 10। सारे वैल्यूज को आप फॉर्मूले में पुट कीजिए, फॉर्मूले में रखने के बाद इसको आप कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट जब हम करेंगे तो Q3 की वैल्यू आ जाएगी और वो आएगी Q3 = 59.5 + 6.875, और अंत में Q3 की वैल्यू आई 66.38। इस तरह से Q1 और Q3 की वैल्यू की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद जो क्वार्टाइल डिवीजन है, Q की वैल्यू की गणना करनी है वो भी आसान है। आपके पास फार्मूला है Q = Q3 - Q1/2। Q3 की वैल्यू है 66.38 और Q1 की वैल्यू है 34। तो वैल्यूज को आप फार्मूले में पुट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। 66.38 - 34 / 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 32.38/2, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 16.18। तो इस तरह से क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू आ गई 16.18, और ये हमारा आंसर हो गया, उत्तर हो गया। तो इस तरह से हम बड़े ही आसान तरीके से क्वार्टाइल डिवीजन की गणना कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने यह देखा आज की क्लास में, इस वीडियो में, कि हम जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसके लिए क्वार्टाइल डिवीजन या चतुर्थांश विचलन की गणना कैसे करेंगे। आपके लिए कुछ होमवर्क है, कुछ गृह कार्य है, इसको आप कर लीजिएगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि छात्रों के एक समूह द्वारा सामाजिक विज्ञान परीक्षा में प्राप्त अंकों का आवृत्ति वितरण नीचे दिया गया है। दिए गए आवृत्ति वितरण के लिए चतुर्थांश विचलन की गणना कीजिए। और यहाँ पे जो देखिए जो प्राप्तांक दिया है वो जो वर्गीकृत है, 10 से 19 के लिए 4, 20 से 29 के लिए 5, 30 से 39 के लिए 6, 40 से 49 के लिए 8, 50 से 59 के लिए 10, 60 से 69 के लिए 8, 70 से 89 के लिए 6 और 70 से 89 के लिए 6 और 80 से 89 के लिए 3, ये दिया हुआ है हमारे जो स्कोर्स हैं या प्राप्तांक हैं। और इस तरह एक और है आपके लिए होमवर्क, वो है कि 100 अंकों के एक भाषा योग्यता परीक्षण में 20 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। एक उपयुक्त वर्ग अंतराल लेकर एक आवृत्ति वितरण सारणी बनाइए और चतुर्थांश विचलन ज्ञात कीजिए। द स्कोर्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स आर गिवन बिलो। टेकिंग अ सुटेबल क्लास इंटरवल, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड फाइंड आउट क्वार्टाइल डिवीजन। और जो वैल्यूज दी गई है वो है 60, 41, 66, 17, 36, 47, 50, 24, 65, 70, 27, 74, 46, 88, 62, 76, 86, 48, 20 और 75। ये सारे वैल्यूज दिए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप दोनों उदाहरणों को जो दोनों होमवर्क आपको दिया गया है, इस दोनों होमवर्क को, गृह कार्य को आप सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप अपने आंसर्स को हमें कमेंट्स के द्वारा बता भी सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ इस वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है
तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे उन सुझावों पर भी हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएं, सर्च कर पाएं, ढूंढ पाएं, खोज पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, उस आइकन को प्रेस कीजिए और उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।